नमस्कार साथियों। तो अधिगम के हमने 50 क्वेश्चन पिछली 2 क्लासों में कर लिए थे और आज हम 30 क्वेश्चन और करेंगे, तो टोटल हमारे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और हम लगभग 150 से ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अधिगम के। और पूरी साइकोलॉजी में हम 700 से 800 क्वेश्चन करने वाले हैं, मॉडल पेपर सहित। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली वीडियो डलेगी और डेली आप आंसर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को ढूंढना है। तो असत्य कथन कौन सा होता है? अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया होती है। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। जी बिल्कुल करता है। और अधिगम अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना, व्याख्यान रटकर सीखना या कंप्यूटर द्वारा सीखना। देखो, रटकर सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली कभी नहीं हो सकता और करके सीखना, भाई करेंगे और सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो करके सीखना हो जाता है। व्याख्यान से बच्चा क्या ही सीखेगा और कंप्यूटर द्वारा नहीं। तो आंसर जो अपना होगा वो आंसर नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, करके सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो वह तुरंत समझ गया। तो बताइए इसमें क्या लॉजिक बनता है? देखिए कि एक बच्चा जो पहले सीख नहीं रहा था, छोटा था, और बाद में उसको सिखाया गया, जब वो बड़ा हो गया तो क्या हुआ? वो परिपक्व हुआ। तो परिपक्वता यहाँ पे अपना बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। अभ्यास नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ, अधिक प्रयास नहीं हुआ, सिर्फ परिपक्वता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपान में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6, 8, 7 या 9? तो बिल्कुल भाई साहब 8 प्रकार बताए गए। 8 कौन कौन से? तो जो अपने 8 के अंदर आते हैं, पहले संकेत मिला तो उद्दीपन अनुक्रिया की। जब उद्दीपन अनुक्रिया की तो श्रृंखला बनाई, शाब्दिक साहचर्य किया, फिर उसका बहुविभेदन करके संप्रदाय या संप्रत्यय जोड़ा, फिर सिद्धांत और नियम बनाए और समस्या का समाधान कर दिया। टोटल इस प्रकार करके 8 इन्होंने प्रकार बताए थे अधिगम सोपान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? संकेत अधिगम, समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि अधिगम या श्रृंखला अधिगम? तो जो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम ये नहीं है भाई साहब, बाकी तीनों है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया है, सिद्धांत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी, समस्या समाधान अधिगम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की दशाएं पुस्तक किसकी है? तो आईपी पॉवल, डेविड आफेबेल, रॉबर्ट एम गेने या कुर्ट लेविन? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट एम गेने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। ठीक है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाती है और जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है।
तो यह उदाहरण जो है, ये उदाहरण किस प्रकार का है? श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम या इनमें से कोई नहीं। देखो, किसी चीज को देखकर उसने ऐसा काम नहीं किया, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा उद्दीपन अनुक्रिया का, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्यय अधिगम है नहीं, श्रृंखला अधिगम हो जाएगा, क्योंकि एक श्रृंखला बनी तभी उसने ऐसा काम किया। उसकी माँ ने बताया, माँ के कहने के बाद उसने अगली बार जाकर वहां पर रखा, तो उसने एक श्रृंखला बन गई। ठीक है, तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चलने वाले लोगों में से उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालक दौड़ते हैं। यह अधिगम का प्रकार कौन सा? बताइए कौन सा प्रकार है अधिगम का? संकेत अधिगम होगा, बहुविभेदन अधिगम होगा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होगा या श्रृंखला अधिगम होगा? तो यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया हुई, क्योंकि उन्होंने स्कूल की घंटी सुनी और उस घंटी को सुनकर उन्होंने अनुक्रिया की, दौड़ लगाई। तो यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया में आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेनेन की अधिगम सोपानकी में संकेत अधिगम पर आधारित है। संकेत अधिगम किस पर आधारित है? पावलो के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर या CL हल के सिद्धांत पर? तो अधिगम की जो ये गेने की जो अधिगम सोपान की है, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए, पावलोव के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर वाहनों का रुकना कौन सा अधिगम है? तो देखो, चौराहे पर उन्होंने लाल बत्ती देखी और उस लाल बत्ती को देखकर वो रुके। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संकेत अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, संकेत अधिगम होगा नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक द्वारा वर्णमाला, पहाड़े आदि को एक निश्चित क्रम में सीखना किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? तो बताइए, शाब्दिक साहचर्य अधिगम होगा, बहुविभेदन अधिगम होगा, श्रृंखला अधिगम होगा या सिद्धांत अधिगम होगा? देखो, अगर वो वर्णमाले, पहाड़े आदि को अगर एक निश्चित क्रम में सीखता है ना, तो वो एक श्रृंखला में सीखता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुनायक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में से सही विकल्प का चुनाव करना है। अधिगम का कौन सा प्रकार है? प्रत्यय अधिगम, बहुविवेदी अधिगम, संकेत अधिगम या समस्या समाधान अधिगम? तो बताइए कि कौन सा प्रकार है बहुचयनात्मक प्रश्नावली में से? अगर बहुत, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुविभेदन, बहुचयनात्मक बहुविभेदन। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि रॉबर्ट गेने के संबंध में असंगत बात कौन सी है? रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने ने भाई साहब अधिगम के 8 प्रकार बताए तो हैं। चलो ये तो हो गया। प्रथम 4 जो कि 1 और से 4 तक प्रकार के अधिगम में तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। हाँ भाई, पाया जाता है, क्योंकि शुरू का जो होता है संकेत होता है, उद्दीपक अनुक्रिया होती है, श्रृंखला होता है और शाब्दिक साहचर्य होता है। ये 4 होता है। लेकिन 4 चौथा बौद्ध स्तर के अंदर भी आता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उसमें तर्क का अभाव पाया जाता है। चिंतन है जो, वो लास्ट के 2 होते हैं, सिद्धांत एवं नियम और समस्या और समाधान, इसके अंदर पाया जाता है। संकेत अधिगम सबसे उच्च श्रेणी का है। नहीं भाई, सबसे उच्च श्रेणी का तो समस्या समाधान है और संकेत अधिगम तो सबसे निम्न श्रेणी का है। तो आपने ये गलत तो यही लिख रहा है मेरे को, तो नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 65 क्या कहता है? नंबर 65 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम प्रकार का सही क्रम नहीं है? सही क्रम बताना भाई, कौन सा सही क्रम है? तो बताइए आपका नंबर ए, बी, सी या डी? अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा होगा। देखो, शुरू में भाई समस्या समाधान तो नहीं है, ये तो लास्ट में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। संकेत अधिगम आ गया। संकेत अधिगम के बाद उद्दीपन अनुक्रिया आती है भाई, उद्दीपन अनुक्रिया बिल्कुल आती है संकेत अधिगम के बाद।
तो और शाब्दिक साहचर्य, देखो शाब्दिक साहचर्य से पहले श्रृंखला आती है, तो ये अपना गलत हो गया। तो नंबर बी और नंबर सी तो यही गलत हो गए। और पहला है संकेत अधिगम के बाद में उद्दीपन अनुक्रिया आती है, ये नहीं आता, ये भाई साहब तीसरे नंबर पे आता है, तो ये गलत हो गया। तो अपना आंसर नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान या अन्वेषण। तो यहाँ पे जो अधिगम का प्रकार नहीं है वो आंसर नंबर डी, अन्वेषण नहीं है भाई साहब। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि घेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, या बी नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, श्रृंखला अधिगम या विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, या फिर नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने का एक प्रकार नहीं है अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, सुनकर सीखना या अर्थ ग्रहण करके सीखना। तो देखो भाई सुनकर सीखना मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बालक दिए गए प्रत्यय में स्वयं खोज करके नवीन प्रत्यय जोड़कर सीखता है तो डेविड आसुबेल के अनुसार ये सीखना क्या कहलाता है? बताइए ये सीखना क्या कहलाएगा? नंबर ए अन्वेषण सीखना, अंतर्ग्रहण सीखना, रटकर सीखना या अभिग्रहण सीखना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण करके सीखना, खोज करके सीखना, अन्वेषण, ठीक है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। लक्ष्य से समायोजन प्रेरक परिवर्तन, परिवर्तन लक्ष्य से प्रेरक समायोजन, या प्रेरक लक्ष्य से समायोजन परिवर्तन, या समायोजन प्रेरक लक्ष्य से परिवर्तन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्येक लक्ष्य से ये प्रेरक लक्ष्य से समायोजन परिवर्तन, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोगी अधिगम अंतरण कहलाता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी भाई साहब? बताइए। ये परिभाषा दी थी कॉल्सनिक ने। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? सामान्यकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत कार्लसवुड, या दूसरा द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत स्पीयरमैन, मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर, समरूप तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो बताइए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कि असुमेलित है, सिद्धांत दिया हुआ है, उसका जो सिद्धांत देने वाला था उसका नाम दिया हुआ है, कौन सा गलत कथन है यहाँ पे वो सम्मिलित कीजिए। चलिए बताइए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्य अभिज्ञान अंतर सिद्धांत है वो वागले या फिर बागले ने दिया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि स्पीयरमैन के द्विकारक अंतरण सिद्धांत के अनुसार किन कारकों का अंतरण होता है? सामान्य कारक का, विशिष्ट कारक का, या दोनों का? तो बताइए किस कारक का अंतरण होता है? तो देखो स्पीयरमैन के द्विकारक अंतरण का सिद्धांत का द्विकारक अंतरण सिद्धांत है उसके द्वारा सामान्य कारकों का अंतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गणित विषय का अधिगम भौतिक विज्ञान के अधिगम में सहायक होता है तो अंतरण क्या होता है? जब दो विषयों में अगर समानता होती है, या फिर समानता नहीं, जब पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम दे दे तो वो क्या कहलाता है? तो ये भाई साहब यहाँ पे सकारात्मक अंतरण हो जाता है, सकारात्मक अंतरण होना। जहाँ पे
प्रभाव नकार नहीं पड़ता है, ये नकारात्मक पड़ता है, वो तो ये नकारात्मक, जहाँ पे प्रभाव पड़ता ही नहीं है वो शून्य हो जाता है। तो अपना आंसर जो यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, तो यह अधिगम अंतरण कहलाता है। तो यह अधिगम अंतरण क्या कहलाएगा बताओ? जब एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना भी सीख लेता है, भाई पहली परिस्थिति में सीखी उसने साइकिल, तो दूसरी परिस्थिति में उसे स्कूटर में सहायता मिली, तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए? तो यहाँ पे आपका धनात्मक अंतरण हो गया। तो नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में 5% और बचे हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो डेली अपनी ऐसी क्लासेस डलेगी, हिंदी की भी आने वाली है, संस्कृत, मैथ और साइकोलॉजी चलेगी, अपने कंटिन्यू चलेंगे। डेली हम ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो रेगुलर अपडेट रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता है, तो यह अधिगम अंतरण का कौन सा प्रकार है? बताइए कौन सा प्रकार है? जब एक बालक कबीर के दोहे याद कर लेता है लेकिन वो रहीम के दोहे याद नहीं कर पाता है, तो उसमें सहायता नहीं मिली प्रथम परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का, दूसरी परिस्थिति में उसको अगर सहायता नहीं मिल रही है, तो ये कौन सा अधिगम होगा? तो ये अधिगम हो जाएगा शून्य। कौन सा अधिगम हो जाएगा? शून्य अधिगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि जब शरीर के एक अंग से सीखे कौशल का अंतरण स्वतः दूसरे अंग पर होता है, तो यह अधिगम अंतरण कौन सा कहलाता है? तो यह अधिगम अंतरण कौन सा कहलाता है बताइए? एक पक्षीय क्षैतिज लंबवत अंतरण या द्विपक्षीय अंतरण, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विपक्षीय अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्न में कि ये निम्न स्तर के कौशल का क्रमबद्ध रूप से उच्च स्तर के कौशल अधिगम में उपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? निम्न स्तर के कौशल का अगर क्रमबद्ध रूप से, याद रखिए क्रमबद्ध आ रहा है, क्या आ रहा है? क्रमबद्ध आ रहा है रूप से अगर उच्च स्तर के कौशल का अधिगम में से उपयोग करना होता है, तो वो क्या कहलाता है? क्षैतिज अंतरण, लंबवत अंतरण, ऋणात्मक अंतरण या द्विपक्षीय अंतरण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लंबवत अंतरण। आंसर नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 79 वाला कि किसी एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान अथवा कौशल का उसी समान प्रकृति की दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम का क्या कहलाता है? क्या अधिगम डैश अंतरण कहलाता है? कौन सा अंतरण कहलाता है? लंबवत, एक पक्षीय, क्षैतिज या द्विपक्षीय, बताइए कौन सा कहलाता है? ये वो कहलाता है भाई साहब नंबर सी, क्षैतिज अंतरण। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का हम देखते हैं। इसके बाद मैथ की कुछ क्वेश्चन लाऊंगा मैं, 10 या 15 क्वेश्चन हम मैथ के सॉल्व करेंगे, हम कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है? 10 से 15 करेंगे। हिंदी के भी आज अगर पॉसिबल हुआ तो हिंदी और संस्कृत में के भी आज हम क्वेश्चन यहाँ पे पेपर के हिसाब से देखेंगे, मॉडल पेपर के हिसाब से। तो चलिए लास्ट का आखिरी सवाल बचा है वीडियो का। इसके आगे भी कल जो वीडियो आएगी उसमें हम 30 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे, उसके बाद हम 30 और करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम 27 फरवरी तक अपने जो साइकोलॉजी उसके लगभग सभी क्वेश्चन कर डालेंगे, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो से अलविदा ली जाती है कि भारत में कार चलाने के बाद अमेरिका में कार चलाना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? बताइए बस सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा या लंबवत अंतरण होगा? बताइए कौन सा अंतरण होगा? तो देखो एक बात याद रखो, जो अमेरिका की जो ड्राइविंग सीट होती है वो भारत की ड्राइविंग सीट अलग होती है। अगर भारत की राइट साइड में होती है तो अमेरिका में लेफ्ट साइड में होती है, तो उसको भी वहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए नकारात्मक अंतरण के अंदर आ जाएगा। तो नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।